बार बार शुगर चेक करने से, बार बार ब्लड प्रेशर चेक करने से भी वो बढ़ता है। काफ़ी बारे में कभी हॉस्पिटल्स में वगैरह में देखता हूँ, वो पेशेंट की डेथ हो जाती है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के वजह से। 50% लोग ऐसे दुनिया में है जिनको डायबिटीज़ ने या फिर ब्लड प्रेशर ने अभी कुछ परेशान नहीं किया। मेरे मम्मी पापा को था, मेरे दादा को था, मेरे दादी को था, और मुझे भी हो सकता है। जो लॉ ऑफ एवरेजिंग है उसको ही हम नॉर्मल मानते हैं। ये सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक टेस्ट के, आज के डायग्नोस्टिक टेस्ट की खामियां ऐसे बोल सकते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है 3 चीज़ों से। अगर चांद और सूरज के ऊपर हमारे समंदर का ये डिपेंडेंट है, तो आपके शरीर में जो ब्लड शुगर है ना, वो भी पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन वो भी कम ज़्यादा होते हैं। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर इंडियन पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए और जिस तरह से डायबिटीज़ इंडिया में बढ़ रहा है, तो इंडियंस के लिए ये रीडिंग्स कितनी होनी चाहिए? पेशेंट को भी कौन से टेस्ट करने हैं, जरूर आप टेस्ट लिख के दे दो, लेकिन उसको एजुकेट करना बहुत जरूरी है। ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं? और डॉक्टर साहब, अब आप बोल रहे हैं वैसे कि कुछ पुरानी टेक्निक्स भी है और कुछ नई टेक्निक्स भी आ रही है। इस सब में भरोसा किस पे किया जाना चाहिए? हेलो, नमस्ते दोस्तों, मैं हूं स्नेहा और आप देख रहे हैं डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर हिंदी का ये पॉडकास्ट, जिसका नाम है डियर डायबिटीज़। इसमें हम डायबिटीज़ जैसी बीमारी को समझने की कोशिश करेंगे और तथा डायबिटीज़ के बारे में काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें अभी भी पता नहीं है, उनके बारे में भी हम जानने की और उनको समझने की कोशिश करेंगे। और इसी के लिए हमारे साथ मौजूद है पुणे के रिनाउंड वेल नोन डायबिटोलॉजिस्ट और वेलनेस कोच, डायबिटीज़ रिवर्सल एक्सपर्ट डॉक्टर भाग्येश कुलकर्णी। उनका स्वागत करते हैं। डॉक्टर, स्वागत है आपका। तो आज के इस एपिसोड में हम जानने वाले हैं कि डायबिटीज़ को डिटेक्ट करने के लिए, डायग्नोस करने के लिए जो टेस्ट की जाती है वो किस प्रकार की है और क्या पैरामीटर्स है। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ पे ये कहना चाहती हूँ कि वर्ष 2024 में भारत में डायबिटीज़ से ग्रस्त रुग्णों की संख्या जो है काफ़ी बढ़ी हुई है। काफ़ी बड़ी तादाद में डायबिटीज़ के मरीज़ जो है वो सामने आए हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा पूरा ये एपिसोड चलने वाला है, तो इसी पे हम ध्यान देते हैं और इसी से हम शुरुआत करते हैं। तो डॉक्टर, वेलकम अगेन। डॉक्टर, जैसे कि मैंने कहा कि स्टैटिस्टिक्स यह कह रही है कि भारत डायबिटिक कैपिटल बनता जा रहा है, जो कि काफ़ी चिंता की बात है। True, very true. तो सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी कि जब कोई भी बीमारी आपको आती है और आप वो डायग्नोस करने के लिए या फिर कोई तकलीफ़ हमें होता है, हमारा शरीर हमें संकेत दिया करता है, तो जब हम जाते हैं टेस्ट, डॉक्टर कुछ टेस्ट रेकमेंड करते हैं और हम उसके बाद हमें पता चलता है कि अरे हमें डायबिटीज़ है या फिर शुगर लेवल स्पाइक हो गई है, शुगर बढ़ गई है, तो क्या यही कारण है कि ज़्यादा तादाद में लोग बढ़ रहे हैं डायबिटिक? नहीं, वही एक कारण है, ऐसे नहीं बता सकते हम कि आज के दुनिया में हमेशा ये बोला जाता है लाइक आप जब कोई भी टेस्ट करने के लिए जाते हो, वो इंश्योरेंस का हो या फिर फीवर का हो या फिर कोई भी टेस्ट के लिए हम आगे जाते हैं, तो वो बंदा वो बीमारी है कि नहीं उसको तो पता चलता है या भी कभी कभी चलता भी नहीं है, वो बीमारी होती नहीं है, लेकिन आइदर उसका लिपिड प्रोफाइल डिस्टर्ब होता है या फिर उसका शुगर का स्पाइक होता है। तो दुनिया आज के इस ज़माने में 2 ही पार्ट्स में बटी है। ऐसा मेरे लास्ट पॉडकास्ट में भी इसके बारे में मैंने जिक्र किया था। आइदर वो डायबिटिक कहलाते हैं या फिर प्री डायबिटिक कहलाते हैं, क्योंकि जो नॉर्म्स इसमें है उसमें काफ़ी सारा कन्फ्यूजन है। और कुछ भी चीज़ डायबिटीज़ के बारे में या फिर लिपिड प्रोफाइल के बारे में भी जब हम बात करते हैं, थोड़ी अगर ज़्यादा है, नॉर्मल से थोड़ा बहुत ज़्यादा है, तो उसको डायबिटिक माना जाता है या फिर प्री डायबिटिक माना जाता है। क्योंकि आजकल सिम्टम से ज़्यादा मुझे वो डिसऑर्डर के लक्षण क्या दिखते हैं उससे ज़्यादा उसके लैब पैरामीटर्स क्या आए हैं, इसको ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। आई थिंक उसके वजह से मुझे ऐसे लग रहा है कि लोगों की जो डायबिटीज़ बनने की जो ये नंबर्स है वो ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और आपको सुन के ये हैरानी होगी कि दुनिया में, मतलब ये बस इंडिया की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, सो दुनिया में अभी कभी कभी मैं मजाक में भी कहता हूँ, और बीच में एक स्टैटिस्टिक्स भी इसके बारे में आया था और वहाँ पे उस रिसर्च में ये पाया गया था, दुनिया में जितने भी डायबिटिक पेशेंट्स हैं उसमें से आधे डायबिटिक या फिर ब्लड प्रेशर के जो पेशेंट्स हैं उनको डायबिटीज़ के वजह से या फिर उनके ब्लड प्रेशर के वजह से कुछ भी तकलीफ ना थी ना भी है।
लेकिन उनको कभी कभार लाइक इंश्योरेंस का चेकअप करने के लिए गए थे, किसी फ्रेंड्स के साथ चेकअप करने के लिए गए थे, और मतलब ऐसे ही मजाक मजाक में चेकअप किया था, और वहाँ पे उस टाइम उनका शुगर या फिर ब्लड प्रेशर थोड़ा नॉर्मल से ज़्यादा दिखाई दिया था, और वहाँ से उनको जो लेबल लग गया कि आप डायबिटिक हो, वहाँ से उनका डायबिटीज़ का जर्नी शुरू हुआ है। उनको कभी भी डायबिटीज़ ने तकलीफ नहीं दी है, इनको कुछ तकलीफ है, सिम्टम भी नहीं दिखे। ऐसे कितने लोग हैं पता है आपको? 50% लोग ऐसे दुनिया में है जिनको डायबिटीज़ ने या फिर ब्लड प्रेशर ने अभी कुछ परेशान नहीं किया। जिंदगी में कभी एक आध बार उनका शुगर का स्तर बढ़ा हुआ था, और आपने भी आपके आसपास ऐसे लोग देखे होंगे कि वो दवाइयाँ लेते जा रहे हैं, और कितने साल से ले रहे हो? 5 साल से, 10 साल से। मेरे पास भी पेशेंट आते हैं, उसमें से 50% पेशेंट ऐसे होते हैं जो असिम्टमेटिक होते हैं, जिनको कोई भी सिम्टम नहीं दिखते हैं, और उनका शुगर का स्तर कितना बढ़ता है? 5 या 10% से। यस, मतलब डायबिटीज़ को साइलेंट किलर माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हर एक जो बंदा आता है उसके चेकअप करने के बाद अगर उसका थोड़ा बहुत शुगर का स्तर ऊपर है, थोड़ा बहुत 19-20 हो रहा है, तो उसको मैं डायबिटिक बता रहा हूँ, और उसको डायरेक्टली मैं उसको ट्रीटमेंट के नाम पे उसको मेडिसिन शुरू कर रहा हूँ। ये भी एक कारण हो सकता है कि इतने तादाद में लोगों का ये बढ़ रहा है। और इसमें कैसे है कि बहुत सारे लोगों का आज ये कहना है कि वो प्रिकॉशन के लिए हेल्थ चेकअप करते हैं। प्रिकॉशन के लिए मतलब कैसे कि मेरे घर में है, मेरे मम्मी पापा को था, मेरे दादा को था, मेरे दादी को था, और मुझे भी हो सकता है। सो वो एवरी ईयर आफ्टर एज ऑफ 30-35 उनकी कोशिश क्या रहती है कि मैं चेक करता हूँ, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं रिलैक्स रहूँगा। और वो एवरी ईयर वो करते रहते हैं जब तक उनका रिपोर्ट डिस्टर्ब नहीं आता है। मतलब पहली बार करेंगे वो बोलेंगे चलो नॉर्मल आएगा, उनको बहुत दुख होता है यार नॉर्मल आ गया। फिर दूसरे साल करते हैं, फिर भी नॉर्मल आता है। फिर तीसरे साल करेंगे तो थोड़ा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ दिखता है, शुगर थोड़ा हायर साइड पे दिखता है, फिर वो उनको थोड़ा रिलैक्स हो, चलो एक कुछ तो है, डायबिटीज आ गया, कोलेस्ट्रॉल हो गया, अभी दवा शुरू हो गई, अभी मैं ठीक हूँ। ये मतलब कैसे हो गया कि यू आर जस्ट वेटिंग, यू आर जस्ट प्रिपेयरिंग योर सेल्फ कि, और ये बॉडी में हमारे ये नेचुरली ये टेंडेंसी है बॉडी में। ऐसा नहीं है कि एक ही कॉन्स्टेंटली आपका शुगर लेवल उतना ही रहेगा, कॉन्स्टेंटली उसका ब्लड प्रेशर उतना ही रहेगा। आपने अगर आपका ब्लड प्रेशर इस हाथ में चेक किया, इस हाथ में चेक किया, राइट अपोजिट, और 5 मिनट्स का अंतर रखा, तो वो डिफरेंट आता है। इफ आई चेक माई ब्लड शुगर्स ऑन माई 10 डिफरेंट फिंगर्स, एक मिनट का डिफरेंस रह के, तो अलग अलग आता है, और वो डिफरेंस 10 से 30 या 40 पॉइंट्स का हो सकता है। मतलब यहाँ पे मैं शुगर ले रहा हूँ और यहाँ पे शुगर ले रहा हूँ, और 1 मिनट के अंतराल में ले रहा हूँ, तो हमें क्या लगेगा कि सिमिलर आएगा या फिर थोड़ा बहुत इसमें डिफरेंस आएगा, लेकिन रिजल्ट आता अलग है। रिजल्ट अलग अलग आता है, और आना ही चाहिए। वो जिंदा होने का निशान है। अगर आप सेम आ रहे हैं तो आप जिंदा नहीं हो। डेड बॉडी का अगर मैं शुगर निकाल के देख रहा हूँ कहीं भी बॉडी से, तो वो शायद सेम आ सकता है। अच्छा। तो भगवान या नेचर ने बनाते वक्त ही हमें अलग अलग इसके लिए ये किया है। हम ये कोशिश करते हैं कि सारे लोगों को एक ही कैटेगरी में बैठाना है। तो ये आई थिंक एक क्राइटेरिया में इम्पोर्टेंट है कि जिसके वजह से भी ये नंबर इतना ज़्यादा बढ़ रहा है। जी डॉक्टर साहब, लेकिन जब हम डिटेक्शन की बात करते हैं, डायग्नोस करने की बात करते हैं, तो डायबिटीज़ को डायग्नोस कैसे किया जाता है? क्योंकि एज सच कोई खास सिम्टम्स तो नहीं होते स्टार्टिंग में। तो कैसे डायग्नोस किया जाता है, या फिर हमें कब ये रियलाइज़ हो कि हमें अभी जाना चाहिए और अभी टेस्ट करनी चाहिए? ट्रीटमेंट शुरू करनी चाहिए, टेस्ट करना चाहिए। जो क्लासिकल साइन जो हमने टेक्स्ट बुक में सीखे थे, पॉलीयूरिया, पॉलीडिप्सिया, पॉलीयूरिया, और मतलब भूख ज़्यादा लगना, पॉलीफेजिया, तो ये क्लासिकल साइंस अभी बहुत कम पेशेंट्स में दिखते हैं। अभी अलग ही तरीके से डायबिटीज़ का डायग्नोसिस में जो सिम्टम्स के बारे में जब बात करते हैं, थकान लगना, मसल लॉस, इरिटेबिलिटी, ये सारे सिम्टम्स बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट्स में पहले दिखना शुरू हो जाता है। और जनरली ये बोला जाता है जिसका फास्टिंग का स्तर 100 के ऊपर है, पोस्ट प्राइंडियल का 140 के ऊपर है, HbA1c के बारे में बात करेंगे तो जिसका 5.7 के ऊपर है, तो बहुत सारे क्राइटेरिया इसमें बनाए गए हैं कि अगर ये नॉर्मल है तो दूसरे किसी में तो फंसेगा। तो मेरा कुछ भी थोड़ा बहुत भी ज़्यादा आ गया तो उसको डायबिटिक बताया जाता है। और वो अगर कंसिस्टेंटली ज़्यादा आ रहा है, मतलब एक ही डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड हमें नहीं रहना है। इस हफ्ते मैंने चेक किया, फिर थोड़ा मैं गैप लूंगा, फिर नेक्स्ट वीक आपको चेक करना है, फिर नेक्स्ट वीक चेक करना है। ये एक्चुअली आइडियली ऐसे बताया गया है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम होता क्या है, पेशेंट को या फिर उसको सभी लोग ना, मतलब मैं इसको हमेशा बोलता हूँ, लेबल लगाने की जल्दी में है। मतलब पेशेंट खुद भी वो लेबल लगाना चाहता है, और बीइंग अ डॉक्टर वी आर ऑल्सो इन हरी
कि मुझे आ गया ना, तो मैंने आइडियली कैसे ब्लड प्रेशर का भी हम देखते हैं, तो ब्लड प्रेशर भी आपको आइडियल कंडीशन में देखना है। मतलब ब्लड प्रेशर के लिए अगर कोई भी पेशेंट आता है उसको चेक करना है, तो उसको आने के बाद ओपीडी में 5-10 मिनट्स एक जगह पे शांति से बैठने के लिए बोलना है। फिर आपको उसको पानी वगैरह पीने के लिए देना है। देन टेक अ डीप, उसको डीप ब्रीदिंग करने के लिए थोड़ी देर टाइम बोलना है। देन उसको सिटिंग पोजीशन, नॉर्मल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठने के लिए बोलना है। फ़ोन वगैरह गैजेट्स वगैरह उसको दूर रखने, फिर उसको ब्लड प्रेशर आपको चेक करना है। फिर ये होने के बाद उसको सुपाइन पोजीशन में, मतलब लेटे हुए पोजीशन में चेक करना है। सो इसके बाद अगर आपका ब्लड प्रेशर होगा तो वो आइडियल कंसिडर किया जाएगा। इवन आपका जो ब्लड शुगर टेस्ट होता है तो उसके भी कुछ नॉर्म्स होते हैं। लाइक आपको जब 12 आवर्स का 10 आवर्स का फास्टिंग बोला जाता है, तो हमें इतना ही बता के छोड़ दिया जाता है कि आपको कल 10 घंटे का रात का खाना खाना है और सुबह 10 घंटे फास्टिंग करके आना है। तो ये भी बताना जरूरी है कि आप कोई भी ब्लड टेस्ट को कैरी करते हो, फास्टिंग का टेस्ट होता है या फिर पीपी का टेस्ट होता है, तो उससे पहले आपको घर का खाना खाना है और कितने क्वांटिटी में खाना खाना है, कितने बजे खाना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैं रात को 11:30 बजे खाना खा के वहाँ से मैं 10 घंटे का फास्टिंग करके दूसरे दिन चेक करने के लिए 8 बजे जाऊँगा, तो शायद मेरा शुगर, फास्टिंग शुगर ज़्यादा दिखेगा। रात को अगर मैंने बहुत कम खाना खाया है, अगर मुझे कल जाके चेक करना है, तो मैं क्या करूँगा, 3-4 दिन नॉर्मल खाना खाऊंगा या फिर बिल्कुल मीठा वगैरह नहीं खाऊंगा, कम खाना खाऊंगा, और मैं चेक करने के लिए जा रहा हूँ। एक्यूरेट रिपोर्ट आपको नहीं दिखाएगा। इसलिए फिर ये फास्टिंग पीपी को रिलायबल नहीं माना जाता है, ज़्यादा ट्रस्टवर्दी नहीं माना जाता है। इसके लिए फिर HbA1c टेस्ट आ गया कि जिसमें आपको हीमोग्लोबिन को, जो शुगर हमारी चिपकती है, हीमोग्लोबिन को जो स्टिक करती है, उसको नापा जाता है। ऐसे पाया गया है कि जो भी हम शुगर हमारी बढ़ती है वो खून में बढ़ती है, और अगर हर 100 रेड ब्लड के सेल के साथ 6 शुगर के मोलिक्यूल हमारे ब्लड में बहते हैं। इसलिए वो जो नॉर्मल HbA1c का परसेंटेज कंसीडर किया जाता है वो 6 है। मतलब अगर मेरे खून में 100 रेड ब्लड सेल्स फ्लो हो रहे हैं, तो उसके साथ 6 शुगर के मोलिक्यूल अलाउड है, मतलब दैट इज कंसिडर्ड एज अ नॉर्मल। तो वो अगर 7 हो गए, वो अगर 8 हो गए, 9 हो गए, इसका मतलब काफ़ी समय तक मेरे शरीर के, मेरे खून में शुगर वहाँ पे रही है, और इसके वजह से मेरा जो HbA1c है, HbA1c मतलब हीमोग्लोबिन को चिपकने वाली शुगर, जिससे आपको एवरेज पता चलता है। सो ऐसे भी बहुत सारे पेशेंट्स इसमें होते हैं कि जिनका फास्टिंग और पीपी का स्तर नॉर्मल है, लेकिन उनका HbA1c 8, 9, 10 होता है। मैंने ऐसे भी पेशेंट्स देखे हमारे इसमें डायबिटीज़ फ्री फॉरएवर में, जिनका मैंने 17, 18, 19, 20 तक देखा है। कैन यू इमेजिन, 19, 20 तक उनका HbA1c रहता है। 14 हो गया तो हम बहुत ज़्यादा हो गया ऐसे बोलते हैं, 12 हो गया, 14 हो गया, तो उतने लेवल तक भी HbA1c बढ़ता है। और ऐसे भी लोग मैंने देखे कि जिनका HbA1c अच्छे कंट्रोल में है, HbA1c बिलो 6.5 है, 5.8 है, 6 है, और उनका फास्टिंग और पीपी कभी कभी ज़्यादा रहता है। टेम्पररी उनके खाने में कोई उतार चढ़ाव होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर डायग्नोस्टिक में हमें कंसिडर करना चाहिए। जी, डायबिटिक और प्री डायबिटिक इन दोनों के लिए कुछ खास टेस्ट है? यस, अलग टेस्ट इसमें हो सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली आज के सिनारियो में हो क्या रहा है कि हम सारे लोगों को, मतलब वन साइज फिट्स फॉर ऑल कर रहे हैं। मैंने जो अभी टेस्ट बताए, फास्टिंग, पीपी, HbA1c, ये जो सारे टेस्ट है, इसको कंपैरेटिव टेस्ट बोला जाता है। कंपैरेटिव टेस्ट ये डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है। 2 तरीके के टेस्ट होते हैं। एक टेस्ट होती है जो डायग्नोस करेगी, मतलब मेरे शरीर में शुगर कम ज्यादा हो रही है, ये कंपेयर करने वाले एक टेस्ट होंगे जिसको हम कंपैरेटिव टेस्ट बोलेंगे। और मुझे डायबिटीज है या फिर मुझे प्री डायबिटीज है या फिर मुझे टाइप 1 डायबिटीज है, इसको डायग्नोस करने वाले टेस्ट अलग रहेंगे। हमारा प्रॉब्लम क्या हो गया आज के इसमें, क्यों इतना नंबर बढ़ रहा है और हम क्यों डायबिटीज को ठीक नहीं कर पा रहे बहुत सारे लोगों का, हमने कंपैरेटिव टेस्ट को ही डायग्नोस्टिक टेस्ट मान लिया है। इसका मतलब क्या है कि अगर जब मैं डायबिटीज के बारे में बात करता हूँ, पर्टिकुलर टाइप 1 या फिर टाइप 2 डायबिटीज, तो टाइप 2 डायबिटीज को माना जाता है, टाइप 2 डायबिटीज में ग्लूकोज का बढ़ना ये सिम्टम है, ये लक्षण है, और उसका कारण है इंसुलिन का रेजिस्टेंस। अच्छा। तो अगर मुझे डायबिटीज हुआ है, टाइप 2 डायबिटीज हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ है कि मेरे शरीर में इंसुलिन का रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है। तो मुझे क्या नापना चाहिए, मुझे शुगर कितना बढ़ा हुआ है ये नापने से मुझे फायदा मिलेगा, या फिर इंसुलिन रेजिस्टेंस किस कारण से बढ़ा हुआ है ये चेक करने से मुझे पता चले। क्या आपको क्या लगता है, कौन सा इसमें इंपॉर्टेंट है, ग्लूकोज का बढ़ना चेक करना इंपॉर्टेंट है या इंसुलिन रेजिस्टेंस किसके वजह से बढ़ा है? अगर मुझे डायबिटीज को ठीक करना है, ज्यादा वेटेज किसको लगता है? शायद इंसुलिन रेजिस्टेंस। यस, एग्जैक्टली, इंसुलिन रेजिस्टेंस को आप नापोगे और उसका कारण क्या है वो आप चेक करोगे, तब जाके आपका डायबिटीज
कंट्रोल में आएगा और हमें ग्लूकोज कंट्रोल मिलेगा। लेकिन आज के तारीख पे 90% डायबिटिक पेशेंट्स का हम क्या चेक करते हैं, फास्टिंग शुगर चेक करते हैं, पीपी शुगर चेक करते हैं, HbA1c चेक करते हैं। इससे हमें बस पता चलेगा क्या कि आपका ग्लूकोज कितना बढ़ा हुआ है और वो कम करने के लिए दवाएं दिए जाते हैं। अगर मुझे डायबिटीज को ठीक करना है तो मुझे ऐसे टेस्ट आइडेंटिफाई करने हैं और ऐसे टेस्ट पेशेंट्स को भी बताने पड़ेंगे कि जो उसको सिखाना पड़ेगा, उसको बताना पड़ेगा कि भाई तुझे डायबिटीज से ठीक होना है या फिर जो डायबिटीज को कंट्रोल करना है, तो जिस कारण से तेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ा हुआ है वो हमें चेक करना पड़ेगा। सो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है 3 चीज़ों से। मेरे शरीर में अगर फैट बहुत ज़्यादा है तो उससे आपका इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है। तो सबसे पहले आपको आपका बॉडी मास इंडेक्स, आपके बॉडी में फैट कितना है, आपका वेस्ट सर्कमफरेंस कितना है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। दूसरा जो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट बताया जाता है उसका नाम है फास्टिंग इंसुलिन। फास्टिंग शुगर के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन बहुत जगह पे फास्टिंग इंसुलिन बताया ही नहीं जाता, पता ही नहीं होता लोगों को। तो ये फास्टिंग इंसुलिन जो होता है उसका नॉर्मल जो स्तर होता है वो 2 to 6 के बीच में चाहिए। अगर 2 to 6 के बीच में अगर फास्टिंग इंसुलिन है तो वो नॉर्मल ये कहा जाता है। और ये फास्टिंग इंसुलिन जो होता है वो भी फास्टिंग में ही हमें चेक करना पड़ता है। 6 से लेके 22 तक है, 6 से लेके 22 तक है तो उसको माइल्ड इंसुलिन रेजिस्टेंस बोला जाता है। 22 से 44 तक है तो उसको मॉडरेट या फिर इंटरमीडिएट लेवल का इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ना बताया जाता है। और 44 या फिर 50 से ज़्यादा है तो सीवियर इंसुलिन रेजिस्टेंस है। जितना इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा उतना आपका डायबिटीज़ की सीवियरिटी ज़्यादा है। सो और मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है इसको कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर काफ़ी सारे होते हैं। इसमें फैट का बढ़ना हो सकता है, स्ट्रेस हो सकता है, शरीर के अंतर्गत कोशिकाओं के ऊपर जो सूजन आती है वो कारण बन सकता है, बहुत सारे कारण इसमें होते हैं। और तीसरा और एक रीज़न होता है इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने का, उसका जो है उसका नाम कॉर्टिसोल, जो स्ट्रेस में बहुत ज़्यादा बढ़ता है। सो काफ़ी सारे हमने पेशेंट देखे हैं कि जिनमें इंसुलिन रेजिस्टेंस में फास्टिंग इंसुलिन नॉर्मल आता है, उनका वेट भी नॉर्मल आता है, फिर भी उनका शुगर का स्तर ज़्यादा रहता है तो उनमें कॉर्टिसोल के लेवल बढ़े हुए पाए जाते हैं। और इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ने के साथ शरीर के हमारे जो ब्लड वेसल्स है उसके ऊपर जो सूजन आती है उसको नापने के लिए CRP के बारे में हमने सुना है। कभी आपने अगर आर्थराइटिस का पेशेंट देखा होगा या फिर कभी इन्फ्लेमेशन होता है तो हमें डॉक्टर्स बोलते हैं आपको C रिएक्टिव प्रोटीन चेक करना है। तो C रिएक्टिव प्रोटीन के आगे एक टेस्ट होती है जो आपके आर्टरीज या फिर आपकी जो धमनी है जो ब्लड कैरी करती है उसके अंतर जो इंटीमा करके जो लेयर होता है वहाँ पे अगर कोई सूजन आता है तो वो नापने के लिए HSCRP, हाईली सेंसिटिव C रिएक्टिव प्रोटीन, ये भी चेक करना जरूरी होता है। सो बहुत सारे हमने इसमें पेशेंट देखे कि जिसमें जब प्री डायबिटिक होता है तो उसके फास्टिंग PP HbA1c नॉर्मल आते हैं लेकिन उसका फास्टिंग इंसुलिन बढ़ा हुआ होता है। उसके BMI में फैट मास उसका ज़्यादा रहता है या फिर उसके पेट के ऊपर चर्बी ज़्यादा दिखाई देती है। तो उसको हमें ये बताना जरूरी है कि भाई तेरा तू प्री डायबिटिक की अवस्था में है, अगर तेरा इंसुलिन रेजिस्टेंस नहीं कम होगा तो आगे जाके डायबिटीज से नहीं, डायबिटीज के साथ और भी काफ़ी सारी तकलीफें तुझे हो सकती है। तो ये डिफरेंशिएटर है। डायबिटीज डायग्नोसिस के लिए सबसे अगर गोल्ड स्टैंडर्ड अभी जो माना जाता है, जो नॉर्मली हम जो PP टेस्ट करते हैं, पोस्ट प्राइंडियल शुगर, जो खाना खाने के बाद वो एक टेस्ट है। और सबसे जो बढ़िया गोल्ड स्टैंडर्ड जो पहले के ज़माने में भी था और अभी भी वो गोल्ड स्टैंडर्ड है, वो है GTT। तो इसका नाम है ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें आपको बहुत सारे प्रेगनेंसी के टाइम इसको आज कल बहुत सारे लेडीज़ को इसको करने के लिए बोला जाता है। तो अगर आपको सही में ये पता करना है कि मेरे में डायबिटीज़ है या नहीं है, अगर आपको असिम्टोमेटिक है, आपको फास्टिंग PP भी आपका नॉर्मल आया है, फिर भी आपको समझना चाहते हो, तो मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि प्लीज़ डू योर ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट में 15 चम्मच शुगर का पानी या फिर 75 ग्राम ग्लूकोज का पानी पिलाया जाता है पेशेंट को, और उसका 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद शुगर चेक किया जाता है। अगर आपका 200 के नीचे, मतलब 1 घंटे के बाद बिलो 200, फिर 170 के नीचे, और फिर 2 घंटे के बाद अगर 150 के नीचे आता है, इसका मतलब है आपके शरीर में ग्लूकोज को पचाने की, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट मतलब ग्लूकोज को टॉलरेट करने की क्षमता आपकी अच्छी है। तो ये सबसे अच्छी गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट हो सकती है अगर आपको डायग्नोसिस की तरफ बढ़ना है और जाना है। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि अभी प्री डायबिटिक अवस्था में अगर कोई पेशेंट है तो उसको कोई सिम्टम नहीं है, उसको कोई भी तकलीफ नहीं है,
तो वो डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर बोलते हैं कि भाई अगर डॉक्टर मैंने उसको लिख के भी दिया विदाउट एनी एक्सप्लेनेशन, अभी तो मैं आपके साथ डिस्कस करो, आप इमेजिन करो आप मेरे पास आए हो और आपने बोला कि मुझे डॉक्टर ऐसा ऐसे मुझे लग रहा है मैं प्री डायबिटिक हूँ या डायबिटिक हूँ, मुझे डिफरेंशिएट नहीं हो रहा है, मैंने आपको लिख के दिया, चलो आपको फास्टिंग इंसुलिन करना है, HSCRP करना है, ब्ला ब्ला ये GTT वगैरह करने हैं। फिर आप लैब में जाओगे, फिर लैब वाला अपना नॉलेज लगाता है, वो बोलता है किसने बताया तुझे टेस्ट करने के लिए, कितने महंगे टेस्ट है, राइट। कोई डॉक्टर का कुछ तो लैब वाले के साथ ये रहेगा, तो आपको दूसरे किसी डॉक्टर के पास जाते हो या फिर ऐसे कोई किसी कंसर्न लैब वाले से आप लेते हो कि जिसको इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो वो क्या बोलेगा कि ये टेस्ट बहुत महंगे। तो पेशेंट को ये टेस्ट बता के फायदा नहीं होगा, इसका इम्पोर्टेंस क्या है, जैसे मैंने आपको जिस तरीके से अभी बताया, इस तरीके से डॉक्टर ने अगर पेशेंट के साथ डिस्कस किया कि इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें डिफरेंस क्या है, मुझे अगर डायबिटीज से ठीक होना है, मुझे अगर डायबिटीज को कंट्रोल करना है, तो आई नीड टू फाइंड आउट योर रूट कॉज। सो ये जैसे टाइप 2 डायबिटीज के वैसे टाइप 1 डायबिटीज के भी टेस्ट होते हैं जो छोटे बच्चों में पाया जाता है। तो इन लोगों में टाइप 1 डायबिटीज के जो छोटे बच्चे या फिर जिनमें डायबिटीज होता है, तो उनमें फास्टिंग पीपी शुगर बढ़ा है और दिखता है जी। इन लोगों में, काफी सारे लोगों में फास्टिंग इंसुलिन नॉर्मल आता है, HSCRP नॉर्मल आता है, जो टाइप 2 डायबिटीज के लिए क्लासिकल साइन है। लेकिन इनमें सी पेप्टाइड नाम का एक ये चेक किया जाता है। ये सी पेप्टाइड क्या होता है, हमारे जो पैनक्रियाज में इंसुलिन जो तैयार होता है उसका कितना अच्छी तरीके से फंक्शन कर रहा है, ये सी पेप्टाइड के लेवल के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। नॉर्मली 1.12 से 4 ये उसका नॉर्मल रेंज होता है। अगर 1 से नीचे चला जाए तो इसका मतलब है मेरे शरीर में जितने क्वांटिटी में इंसुलिन प्रोडक्शन होना चाहिए उतना इंसुलिन मेरे जो बीटा सेल्स है वो नहीं कर पा रहे। सो बीटा सेल के, पैनक्रेटिक बीटा सेल का फंक्शन सी पेप्टाइड से नापा जाता है। अच्छा। तो ये जो टाइप 1 डायबिटीज के पेशेंट्स है उनमें ये सी पेप्टाइड चेक करना बहुत जरूरी होता है। उसके लेवल के अकॉर्डिंग हमें पता चलता है कि इंसुलिन का प्रोडक्शन कितना है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो उनको लेट ऑनसेट टाइप 1 डायबिटीज बोला जाता है, मतलब उनको पहले डायबिटीज को नहीं होता है, उनको आफ्टर एज ऑफ 25-30 30 या 40 एज में उनको टाइप 1 की तरह सिम्टम दिखते हैं। तो इसमें ये पाया गया है, उसमें ये देखा गया है कि उन लोगों में सी पेप्टाइड भी ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं रहता है, लेकिन उनमें गैडा एंटीबॉडीज़, उनके बीटा सेल को मारने वाले एंटीबॉडीज़ उनके बॉडी में तैयार होते हैं और उसके लेवल उन लोगों में बढ़े हुए होते हैं। तो ये जो रूट कॉज स्पेसिफिक टेस्ट है वो मुझे लगता है हमें करने चाहिए, और जो कंपैरेटिव टेस्ट है उनको कंपैरिजन के लिए ही रखना बहुत अच्छा है। डॉक्टर साहब, जब हम टेस्ट करते हैं तो एक लैब का रिपोर्ट अलग होता है, लैब वाला बोलता है कि आप डायबिटिक नहीं हो, लेकिन वही रिपोर्ट लेके हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो बोलते हैं कि हाँ आप डायबिटिक है या फिर प्री डायबिटिक है, आपकी शुरुआत हो गई है। हाँ। तो अगर मैं एक ही रिपोर्ट लेके 4 अलग अलग लोगों के पास जाती हूँ तो चारों के जो डायग्नोस्टिक होते हैं ओपिनियन अलग अलग होते हैं, तो ये काफी हद तक कंफ्यूजिंग हो सकता है। तो इसके बारे में क्या कहना है, ये होता क्यों है ये? नहीं, उसके लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा कि डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया, ये डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया इतने लास्ट 40-50 साल में चेंज होते गए हैं। लाइक 50 इयर्स बिफोर हम देखेंगे तो ये WHO ने जो नॉर्म बताए थे डायग्नोस्टिक के, तो उस टाइम 225 से अगर आपका शुगर ज़्यादा है 225-250, वहाँ पे एक ही नॉर्म था पीपी, पोस्ट प्रैंडियल शुगर, या फिर यूरिन में शुगर डिटेक्ट हो जाता था लोगों के, उन लोगों को डायबिटिक माना जाता था, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे कुछ ना कुछ तो मुझे डायबिटीज़ के लक्षण दिखते थे, जैसे डायबिटिक न्यूरोपैथी, हाथ पैर में झिनझिनाहट आना। और WHO का नॉर्म मतलब ज़्यादा दूर नहीं जाएंगे, हम 1950-1960s की मैं बात कर रहा हूँ, तो आपको मतलब सुन के हैरानी होगी कि उस टाइम ओनली 225 के आगे अगर ब्लड शुगर है तो उसको डायबिटिक मानना है जी। फिर उसके बाद 1970-1980s में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन आया, अमेरिका के डॉक्टर साथ में, और उन्होंने बोला WHO कि हम इसके गाइडलाइंस बनाएंगे, और उन्होंने वो पैरामीटर घटा के 225 से 200 तक लेके आए पोस्ट प्रैंडियल, और उन्होंने HbA1c भी पैरामीटर इसमें इंट्रोड्यूस किया। फिर मैं जब ग्रेजुएशन में था लाइक अराउंड 2004, तो हमने जो सीखा था उस टाइम फास्टिंग का जो स्तर था वो 126 था, मतलब किसी का फास्टिंग का शुगर अगर 126 के ऊपर है तो उसको डायबिटिक बोलना है, और पोस्ट प्रैंडियल का शुगर का 180 तक लेके आए, मतलब 180 जो पहले 200 था 180 के आगे है तो उसको डायबिटिक बोलना है। HbA1c का पैरामीटर 6.5 का था।
2014 में, मतलब 10 इयर्स आफ्टर दैट, अभी जो करंट ट्रेंड चल रहा है, अभी हमें क्या बताया जा रहा है कि फास्टिंग शुगर 110 के नीचे चाहिए और पोस्ट प्रेंडल 140, मतलब पहले कितना था 225, और 50 इयर्स में 60 इयर्स में वो घट के कहाँ तक आ गया 140 तक। बीच में 2015 में फिर अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन को पूछा गया कि पहले ये जो स्तर था वो 250 225 था, तो आपने उसको 50 साल में यहाँ तक 110 तक लेके आए। पहले तो लॉजिक बताया गया था कि 250 तक आपका शुगर का स्तर रहता है तो आपको कुछ ना कुछ तो डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशन होते हैं, तो आपने कुछ तो इसके पीछे रिसर्च किया होगा, आपने सब लोगों ने इतना सब साइंस है इसके पीछे, क्या इसके पीछे रीजन है, तो आपको सुन के हैरानी होगी, उन्होंने क्या बताया कि हमें ये ऐसा लगा कि कम है वो अच्छा है, कम है वो बेहतर है। ये तो बहुत शॉकिंग है। और 10 साल के बाद हम देखेंगे, क्योंकि जितना कम रहेगा उतना बेहतर होगा। मतलब ये कैसे हो गया, अगर घर में मुझे कुछ बिरयानी वगैरह बनानी है, राइट, तो उसमें आप नमक डालते हो तो आप क्या सोचते हो कि कम डालेंगे तो अच्छा है। हाँ, मतलब अगर ज़्यादा हो गया तो ये खराब हो जाएगा, राइट, टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा। वही लॉजिक यहाँ पे इस्तेमाल किया है। कैसे लगा आपको सुन के? ये काफी सरप्राइजिंग है। तो मतलब हमें जो लगता है ना कि बहुत सारे पेशेंट्स में देखता हूँ उनका ये रहता है कि 110 के नीचे ही मेरा शुगर चाहिए, 140 के नीचे ही चाहिए। काफ़ी सारे पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, वो उनका रिपोर्ट भी दिखाते हैं, पूरा उनका डायबिटीज़ वगैरह ठीक हो जाता है, दवाएं पूरे बंद हो जाते हैं, और उसके बाद वो एक दिन आते हैं और 6 महीने के बाद दिखाते हैं पूरे रिपोर्ट्स में, ऊपर से नीचे तक रिपोर्ट देखता हूँ और मैं बताता हूँ उनको कि हाँ सब ठीक है। नहीं, फिर डॉक्टर बोलते फिर एक बार रिपोर्ट देखो, मैं फिर एक बार रिपोर्ट देखता हूँ, मैं लोग कुछ प्रॉब्लम नहीं, सब अच्छा लग रहा है, ठीक है, आपको कोई तकलीफ है क्या? नहीं, फिर एक बार रिपोर्ट देखो, वो जो मेरा फास्टिंग का रिपोर्ट है ना वो आप एक बार चेक कर देना। फिर मैं थोड़ा नज़दीक से उनका फास्टिंग का रिपोर्ट देखता हूँ तो वो 118 या फिर 117 होता है। तो फिर मैं बोलता हूँ क्या आपको कुछ तकलीफ है क्या? नहीं डॉक्टर साहब कुछ तकलीफ नहीं है, वो जो फिगर है ना जो 117 118 है ना वही मुझे परेशान कर रहे हैं। हाँ, वो चिंता का कारण, वो मुझे कैसे भी करके 110 के नीचे लेके आओ, मुझे बाकी तकलीफ कुछ नहीं, वो जो नंबर है वो नंबर मुझे ज़्यादा दिख रहा है, वो मुझे रात की मेरी नींद खराब कर रहा है। तो हमें जो लगता है कि मुझे ये मतलब बहुत बड़ा कुछ मतलब भगवान ने दिया हुआ देन है कि 100 मतलब मेरा शुगर मैंने 100 के नीचे कंट्रोल में लाया या फिर 150 के नीचे ही रखा तो मतलब बहुत अच्छा। दूसरे क्राइटेरिया के मैं पेशेंट देखता हूँ, उनका पहले दवाइयाँ चल रही होती है, उनका HbA1c जो होता है दवाइयों के साथ और डायबिटिक रिवर्सल के ट्रीटमेंट के साथ वो घट के 5.5 तक आता है, HbA1c 5.5 5.6 तक आता है। फिर पूरा उनका डायबिटीज़ ठीक हो जाता है, उनकी दवाइयाँ भी पूरे बंद हो जाते हैं। 6 मंथ्स के बाद 8 मंथ्स के बाद फिर आते हैं, वो बोलते हैं कि डॉक्टर साहब मेरा रिपोर्ट देखो, ऐसा मतलब बहुत उनके चेहरे पे चिंता रहती है और ऐसे फ्रस्ट्रेट होकर आ जाते हैं। मैंने बोला क्या हुआ, कुछ तकलीफ है क्या? नहीं आपकी दवाई वगैरह सब बंद हो गई, आप मेरा HbA1c का रिपोर्ट देखो, वो होता है 5.9। मतलब उनको क्या लगता है कि 5 था वो और कम होता जाना चाहिए, 5.5 से 5.3 5.2 5.9 मतलब मैंने बहुत कुछ गलती कर दी। उनको ये बताना पड़ता है कि ये रेंज है। तो हमें ये रिडक्शनिस्ट साइंस में फंसाया गया है, जो मॉडर्न साइंस, अनफॉर्चुनेटली मैं भी मॉडर्न साइंस का स्टूडेंट हूँ, लेकिन मॉडर्न साइंस ज़्यादा रिडक्शन साइंस के ऊपर बिलीव करता है। रिडक्शनिस्ट साइंस मतलब क्या है, सभी चीज़ों को कम रखो, ब्लड प्रेशर कम चाहिए, आपका ब्लड शुगर इतना ही चाहिए। लेकिन ये जो बताया गया है, जब हम बता दें कि ब्लड प्रेशर 120/80 होना चाहिए, कोलेस्ट्रॉल 200 के नीचे होना चाहिए, ये फिगर आए कहाँ से है? फास्टिंग 100 ही क्यों चाहिए, 120 क्यों खराब है, 130 क्यों खराब है? तो अगर हम 1000 लोगों की मतलब काफ़ी तादाद के लोगों के अगर हम ब्लड टेस्ट करेंगे या फिर ब्लड प्रेशर लेंगे, सब ऐसा समझ लो कि हमने 10,000 लोगों का नॉर्मल पॉपुलेशन में 10,000 है फिर उससे ज़्यादा लोगों का ब्लड प्रेशर लिया, तो उसमें से 70 से 80% लोगों का ब्लड प्रेशर 120/80 आता है। अच्छा। 10% लोगों का कम आता है, 10% लोगों का ज़्यादा भी आ सकता है, जिसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में हम गॉसियन कर्व बोलते हैं। कुछ लोग लेफ्ट साइड पे आएंगे, कुछ लोग राइट साइड पे आएंगे, एक्सट्रीम लेवल्स पे। अभी इसमें मेरा खुद का ही मैं एग्जांपल इसमें देना चाहता हूँ। मैं कभी भी मेरा ब्लड प्रेशर चेक करता हूँ वो 110/70 होता है, 110/70, राइट। तो नॉर्मल के हिसाब से मेरा तो एब नॉर्मल बीपी होना चाहिए, राइट। अभी मैं बात करूँ तो अभी मुझे हाइपोटेंशन होना चाहिए, तो मैं एब नॉर्मल हो गया। मतलब ये कैसे है कि जो लॉ ऑफ एवरेजिंग है उसको ही हम नॉर्मल मानते हैं। ये सबसे बड़ी डायग्नोस्टिक टेस्ट के, आज के डायग्नोस्टिक टेस्ट की खामियां ऐसे बोल सकते हैं या फिर कमी ऐसे बोल सकते हैं। सो इसलिए हमें रेंज के ऊपर सबसे पहले भरोसा रखना है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी पैरामीटर, अभी हम ग्लूकोमीटर की बात करेंगे तो ग्लूकोमीटर में और आपका जो रेगुलर ब्लड टेस्ट आप करते हैं इसमें 10 to 15% का डिफरेंस आता है, 10 to 15%। और वो वहाँ पे लिखा होता है
कि ये 10% इसमें ज़्यादा दिखाई देगा, जा सकता हाँ है। दिखाया जा सकता है। तो परसेंट का, मैं पॉइंट्स का नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर आपके ग्लूकोमीटर में 200 दिख रहा है तो लैब के रिपोर्ट में जो वीनस ब्लड ड्रॉ किया जाए तो वो 180 रहेगा। अच्छा, वहाँ पे अगर 300 दिख रहा है तो 10% अगर मैंने कम किया तो यहाँ पे आपको 270 दिखेगा। ये मतलब नॉर्मली ये कंसिडर किया जाता है। इवन लैब टू लैब, मतलब एक लैब में मैंने चेक किया और दूसरे लैब में, सो 5 to 10% का इधर उधर हो सकता है। इनफैक्ट आज सुबह निकाला हुआ ईसीजी और शाम को निकालो ईसीजी डिफरेंट आना चाहिए। ओके। ईसीजी भी आप देखते हो तो ईसीजी की लाइन भी कैसे ऊपर नीचे है ना, अगर स्ट्रेट लाइन हो गई तो हम उसको क्या बोलते हैं, खत्म हो गए। सेम वैसे हमारी बॉडी को भी भगवान ने बनाते वक्त, नेचर ने बनाते वक्त, इसको आयुर्वेदा में बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया है। इट इज कॉल्ड एज अद्वैता। अद्वैता मतलब बॉडी को बनाते वक्त ही हमें अरिदमिक बनाया है। हम कोशिश क्या कर रहे हैं उसको रिदम में पकड़ने की। तो ये मतलब ऐसे हो गया कि सभी लोगों को एक ही इसमें हमें फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि जिसके वजह से रिपोर्ट्स ऊपर नीचे होते हैं वहां तक ठीक है, लेकिन उसके वजह से पेशेंट जो पैनिक बनता है या फिर उसको पैनिक बनाया जाता है। तो कोई भी डॉक्टर है फिर इसका ये काम है कि उसको पहले कंसोल करके उसको बताना है कि भाई ये ऊपर नीचे होगा, राइट। और आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, ये फिजियोलॉजिकल वेरिएशन है। सो 10% फिजियोलॉजिकल वेरिएशन होता ही होता है। आपका समर सीजन होगा या फिर आपका ये बोलोगे, ऐसा भी बोला जाता है कि अगर चांद और सूरज के ऊपर हमारे समंदर का ये डिपेंडेंट है तो आपके शरीर में जो ब्लड शुगर है ना वो भी पूर्णिमा के दिन और अमावस के दिन वो भी कम ज़्यादा होते, कुछ साइंस में इसके बारे में बताया। तो कम ज़्यादा होने के लिए ही ये चीज़ें बनाई है, उसको उतना ही इम्पोर्टेंस देना है जितना उसको चाहिए। उसके ऊपर अगर मैं पूरा मेरा ट्रीटमेंट और मेरा पूरा दिन मैं उसके लिए ख़राब कर रहा हूँ तो वो अच्छी बात नहीं हो सकती है। जी जी डॉक्टर साहब, लेकिन अगर इंडियन पॉपुलेशन के बारे में बात की जाए और जिस तरह से डायबिटीज़ इंडिया में बढ़ रहा है तो इंडियंस के लिए ये रीडिंग्स कितनी होनी चाहिए? क्योंकि आपका काफ़ी पेशेंट्स का आपने स्टडी किया है, तो आपको क्या लगता है? इंडियंस के लिए थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी होना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इंडियन जो डॉक्टर्स वी आर फॉलोइंग ऑल अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन नाम्स। और कैसे है कि इंडियन का जो बॉडी मास इंडेक्स है, फैट के लिए ससेप्टिबिलिटी है, इंसुलिन रेजिस्टेंस जिस तादाद में बढ़ता है, हमारा जो फूड कल्चर है, कार्बोहाइड्रेट इंटेक है, तो थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी देना चाहिए। लेकिन वी आर टू रिजिड, हम बहुत ज़्यादा रिजिड है और अनफॉर्चुनेटली हम ज़्यादा वेस्टर्न नॉर्म्स फॉलो करते हैं। हमें इंडिया के लिए थोड़े अलग से नॉर्म्स बनाने चाहिए। बीच में ऐसा आया भी था, लाइक 2017-2018 में ये बताया गया था कि 6.5 से 8 तक अगर HbA1c है आपका 6.5 to 8, तो आपको लाइफस्टाइल करेक्शन ज़्यादा करना है, ज़्यादा इमीडिएटली उसको मेडिसिन के ऊपर नहीं लेके आना है। लेकिन आज के दुनिया तारीख में हम देखते हैं तो थोड़ा भी शुगर ऊपर चला गया, राइट, 6.5 या फिर 6 को टच कर रहा है तो उसको इमीडिएटली मेडिसिन प्रिस्क्राइब किया जाता है। अभी हालांकि ये नॉर्म चेंज हो रहा है, अभी जो नया नॉर्म आया है उसमें ये बताया गया है कि एक्यूट लाइफस्टाइल चेंजेस प्रिस्क्राइब किए गए हैं, इमीडिएटली आपको मेडिसिन नहीं स्टार्ट करना है। अगर आपका HbA1c न्यूली डायग्नोस्ड डायबिटिक पेशेंट में 6.5 से 8 के बीच में, 8 मतलब कितना हो गया, 140 से 200 के बीच में अगर आपका एवरेज शुगर रहता है तो इमीडिएटली आपको मेडिसिन नहीं प्रिस्क्राइब करना है। पहले 6 मंथ्स के लिए उसको एक्यूट लाइफस्टाइल इंटरवेंशन, और ये प्री डायबिटिक वर्ड अभी हट गया, अभी प्री डायबिटिक नहीं बोला जाता, इसको नया उन्होंने नॉमेनक्लेचर दिया है, एक्यूट हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट। एक्यूट हाइपरग्लाइसेमिक, नाम कितने अच्छे रखे देखो, एक्यूट हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट मतलब थोड़े इसके कम समय में शुगर थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है, राइट। तो उसको एक्यूट हाइपरग्लाइसेमिक स्टेट, और उसके लिए उपचार क्या है, उसके लिए थेरेपी क्या है, एक्यूट लाइफस्टाइल चेंजेस। मतलब लाइफस्टाइल के चेंजेस स्ट्रिक्टली फॉलो करने हैं, कितने 6 मंथ्स तक, और 6 मंथ्स में कोशिश करनी है उसको नॉर्मल लेके आओ आपके जो पैरामीटर्स है। और ये जो टेस्ट मैंने बताए, जो अभी फास्टिंग, PP, HbA1c, मैं इसको हमेशा ये बोलता हूँ ये कंपैरेटिव टेस्ट है, और ये टेस्ट किसको फायदा देने वाले हैं, पेशेंट से ज़्यादा जो प्रिस्क्राइब करने वाले डॉक्टर है और आपको बेचने वाला जो फार्मासिस्ट है उसको ज़्यादा फायदा करके देंगे। क्योंकि इसका जो मेन रीज़न है वो बस ग्लूकोज कितना बढ़ा है, ग्लूकोज कितना कम हुआ है, आपके ब्लड में शुगर कितना है, कितना कम हुआ है, इसके बारे में जानकारी मिलेगी, जिससे बीइंग अ डॉक्टर हमें इतना ही पता चलता है कि आपकी दवाइयों का डोज बढ़ाना है या फिर कम करना है। ना कि आपके डायबिटीज में कंट्रोल होगा, ना डायबिटीज आपका इसमें रिवर्स होगा, क्योंकि इससे आपके इंसुलिन रेजिस्टेंस के ऊपर कोई भी डिफरेंस नहीं आता है मोस्ट ऑफ द टाइम। अगर दवाइयाँ मैं बहुत ज़्यादा ले रहा हूँ,
ओके, सपोज मेरे पास कोई पेशेंट है, उसका HbA1c 5.7 है और वो दिन में 2 बार इंसुलिन ले रहा है और 3 अलग अलग तरह की गोलियां ले रहा है, और दूसरा पेशेंट है जिसका HbA1c 7.5 है, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, लेकिन उसको आधा ही मेडिसिन लगता है या फिर उसको दवा नहीं लगती है, तो मेरे हिसाब से 7.5 HbA1c होने वाला जो पेशेंट है वो बहुत बेहतर है। ये इसको फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी ज़्यादा होने के बावजूद, लेकिन ये बहुत बार हमें बताया नहीं जाता है, सिखाया नहीं जाता, मुझे कैसे भी करके मुझे शुगर को कंट्रोल में रखना है। काफ़ी बारे में कभी हॉस्पिटल्स में वगैरह में देखता हूँ, वो पेशेंट की डेथ हो जाती है डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के वजह से, लेकिन वहाँ का स्टाफ या फिर वहाँ के डॉक्टर क्या बोलते हैं, आखिरी मोमेंट तक ना उनका ब्लड प्रेशर में हमने कंट्रोल में रखा था, आखिरी सांस तक ना उनका ब्लड शुगर मैंने कंट्रोल में रखा था। क्या करना है, आखिरी सांस तक उनका ब्लड शुगर कंट्रोल में रखा, लेकिन वो डायबिटीज़ के कॉम्प्लिकेशन के वजह से तो वो पेशेंट इस दुनिया में नहीं रहा। सो हमें जो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया जो हमने यहाँ पे किए, उसका इस्तेमाल पेशेंट के हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए यूटिलाइज करना चाहिए, ना कि मुझे कैसे भी करके मुझे उसको रिड्यूस करना है, कैसे भी करके उसको कम करना है। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी आपने आपके जवाब में नए का जिक्र आया, तो काफ़ी नई टेक्नोलॉजीज भी आई है डायग्नोस्टिक में, लेकिन क्या ये नई टेक्निक्स भी उतनी ही चकमा दे सकती है? हाँ, चकमा, हाँ नहीं, कैसे है कि हमें ये समझना जरूरी है, हम है इसके लिए टेक्नोलॉजी है, टेक्नोलॉजी के लिए हम नहीं है। टेक्नोलॉजी का निर्माण जो ह्यूमन बीइंग्स ने या फिर डॉक्टर्स ने किया है, आपने भी देखा होगा, कोई भी डायग्नोस्टिक टेस्ट होता है, आपका एक्सरे होता है या फिर कोई भी ब्लड टेस्ट होता है या फिर आपने कभी CT स्कैन MRI किया होगा, तो उसके नीचे एक लाइन लिखी होती है, प्लीज कोरिलेट क्लिनिकली। आपने अगर देखा होगा कि ये रिपोर्ट्स अगर आपने दिया है, मैंने कितने सारे ऐसे पेशेंट देखे जिनके लिवर के रिपोर्ट्स पूरे खराब रहते हैं, राइट लिवर, लेकिन उनको कोई तकलीफ नहीं होती है, और काफ़ी सारे ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि जिनके बहुत अच्छे होते हैं लिवर के रिपोर्ट, उनका लिपिड प्रोफाइल अच्छा होता है, लेकिन उनको दुनिया भर की बीमारियां उसमें दिखती है। सो मैं यह यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि कोई भी डॉक्टर या फिर कोई भी जो लैब का पर्सन होता है, उसको हमें इंसान को इंसान की तरह कंसीडर करना चाहिए। आज हम क्या कर रहे हैं, हम AI की बात कर रहे हैं, लाइक सारी चीज़ें AI के साथ होती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि उसमें फिजियोलॉजी भी है, उसमें पैथोलॉजी भी है, उसमें ह्यूमन बीइंग का एक नया अस्तित्व भी है। सो AI के साथ वो ह्यूमन भी है, तो उसको इमोशंस भी रहेंगे, तो ये इमोशंस का भी एस्पेक्ट इसमें हमें ध्यान में रखना चाहिए। मैं बस टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ तो वो रोबोटिक वे ऑफ ट्रीटिंग पेशेंट हो जाएगा। तो कोई भी टेक्नोलॉजी को टेक्नोलॉजी की तरह हम ट्रीट करेंगे, उसका एक एडजवेंट के तरीके से हम इसको इस्तेमाल करेंगे, ना कि उसके ऊपर ही पूरी तरह से हमने रिलायबिलिटी रखी है। और अगर हम देखते हैं ना, कोई भी डायग्नोस्टिक हमें जब सिखाया जाता है, जब हम हमारे मेडिकल एजुकेशन में होते हैं, तो सबसे पहले पेशेंट के साथ कॉन्वर्सेशन करो, फिर उसको पाल्पेट करो, मतलब उसको टच करो, उसको टच करके उसका, अब देखते पुराने ज़माने में भी डॉक्टर थे ना, वो आपकी पूरी एग्जाम करते थे और लास्ट में वो डायग्नोस्टिक टेस्ट लिख के देते थे। आज के तारीख में हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, सबसे पहले हमें क्या लिखा जाता है, सिम्टम बता, आप बताते 2 सिम्टम बताए तो 10 टेस्ट हमें लिख के दिए जाते हैं। तो ये जो क्या बोलते हैं, जो एटीट्यूड है, ये एटीट्यूड डॉक्टर को भी चेंज करना पड़ेगा और पेशेंट को भी थोड़ा इसका एटीट्यूड चेंज करने की जरूरत है। पेशेंट को भी कौन से टेस्ट करने हैं, जरूर आप टेस्ट लिख के दे दो, लेकिन उसको एजुकेट करना बहुत जरूरी है, ये टेस्ट क्यों कर रहे हैं, देन कंपैरेटिव टेस्ट क्या है और डायग्नोस्टिक टेस्ट क्या है। अगर कोई मेरे पास नया डायबिटिक का या फिर नया लाइफस्टाइल डिसऑर्डर का पेशेंट आता है, तो आपको ये बीमारी किस कारण से हुई है, इसका रूट कॉज क्या है और उसके लिए कौन से टेस्ट करने जरूरी है, और ये टेस्ट करने के बाद आपको लाइफस्टाइल करेक्शन क्या होगा, इसके बारे में जानकारी देनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी डायबिटिक पेशेंट हो तो आपको रूट कॉज स्पेसिफिक के साथ कंपैरेटिव टेस्ट क्या होते हैं, जैसे कि HbA1c है, जैसे कि फास्टिंग PP है, ये आपको इसका इस्तेमाल कैसे करना है और उसका हमारे थेरेपी में हमें आपका मेडिसिन कम करने के लिए कैसे फ़ायदा हम कर सकते हैं, इसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं इतना ही बताऊँगा कि आज के तारीख में नए नए गैजेट्स आएंगे, नए नए टेक्नोलॉजी भी बदलेगी, AI का भी इसमें जिक्र होगा आके जाके, AI भी इसमें आएगा, लेकिन हमें ये नहीं बोलना है कि बीइंग अ डॉक्टर आई शुड बी ऑन पेशेंट साइड। मुझे पेशेंट को उसके बीमारी का, उसकी जो जड़ है वो क्या है,
वो समझने के लिए और उसका नॉलेज लेने के लिए मुझे डायग्नोस्टिक टेस्ट का इस्तेमाल होना चाहिए, और उसका सही इस्तेमाल हम तभी कर पाएंगे अगर मैं उसके बारे में पेशेंट को अवेयर करूंगा, और उसका अवेयरनेस मुझे भी होना चाहिए। और डॉक्टर साहब, अब आप बोल रहे हैं वैसे कि कुछ पुरानी टेक्निक्स भी है और कुछ नई टेक्निक्स भी आ रही है, लेकिन इस सब में भरोसा किस पे किया जाना चाहिए ज़्यादा ह्यूमन एक्यूपेन पे, कभी कभी गट फीलिंग पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है, क्योंकि कुछ जो बेसिक्स है वो नहीं चेंज होंगे। टेक्नोलॉजी भी ह्यूमन ने ही इन्वेंट की हुई टेक्नोलॉजी है। जैसे कि अभी हम CGM की बात कर सकते हैं इसमें, लाइक अभी जो कंटिन्यूस ग्लूकोज मॉनिटरिंग आया है, और बहुत बार क्या होता है कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो आजकल आप देख रहे हो लाइक सभी लोगों को वो उसका क्रेज बन जाता है, लाइक वो दिखाने के लिए कुछ गैजेट्स होता है, लाइक यहाँ पे गैजेट लगाया, यहाँ पे गैजेट लगाया, वो CGM का। सो एवरीवन एक ही साइज सभी लोगों का फिट करने की कोशिश मत करो। अगर जरूरत है, सही में उसको जरूरत है और डॉक्टर रिकमेंडेशन के साथ आप कर रहे हो तो उसका फायदा होगा। अगर आपने घर में पड़ा है इसलिए आपने वो मशीन उठाया और आपने आपका BP चेक किया, आपका शुगर चेक किया, तो आप आपकी तकलीफ बढ़ा रहे हो। बार बार शुगर चेक करने से, बार बार ब्लड प्रेशर चेक करने से भी वो बढ़ता है। मतलब ये आपको काफी मरीजों को ये आदत होती मतलब है। घर में एक डायबिटीज का पेशेंट होता है, BP का पेशेंट होता है, तू भाई वो चेक कर रहा है इसलिए वो मशीन पड़ा इसलिए उसने भी चेक कर दिया, फिर BP वो उसका वहाँ पे दिखता है और फिर वो खाली पीली परेशान हो जाता है। नहीं, और सही बात है डॉक्टर, क्योंकि अब मेरे घर की बात की जाए ना तो मेरी माँ को डायबिटीज है, मेरी मासी को है, तो मुझे भी कभी कभी ऐसा लगता है कि कभी कभी चक्कर आ जाता है तो डर लगता है, अरे यार कुछ स्पाइक तो नहीं हो गई, चेक करूँ या ना करूँ। तो ये सोच कितनी हद तक नहीं, ये बहुत गलत सोच है, बहुत ही डेंजरस है। ये आपको बहुत जल्दी डायबिटिक या फिर ब्लड प्रेशर की पेशेंट बना सकती है विदाउट एनी सिम्टम्स, राइट। तो ये हम हमेशा बताते हैं कि बार बार अगर आपका शरीर आपको कोई सिम्टम नहीं दिखा रहा है, आपको कोई तकलीफ नहीं दे रहा है, तो खुद ही जाके कुल्हाड़ी के ऊपर पैर मत रखो। ये बहुत बॉडी पे डाउट ना लो। हाँ, बहुत पेशेंट इसकी गलती करते हैं, क्योंकि एक बार आपको लेबल लग गया डायबिटीज या फिर ब्लड प्रेशर का, फिर वहां से पीछे मुड़ना बहुत डिफिकल्ट होता है। वो हमारे माइंड में वो रिपीटेड होता ही रहता है कि अरे मेरा एक बार शुगर डिटेक्ट हुआ था, एक बार मेरा BP बढ़ा हुआ था। और गलती से अगर आपका कभी कभार ये होता है तो आपको थोड़ा पहले शांति से सोचना है कि मेरे लाइफस्टाइल में ऐसा कुछ अल्टरेशन तो नहीं हुआ है। काफ़ी सारे पेशेंट जो फास्टिंग का हमें बताया जाता है, तो आपको सुन के हैरानी होगी कि दुनिया में जो भी नॉन डायबिटिक लोग हैं, इंक्लूडिंग डॉक्टर BK, मतलब मैं खुद भी इसमें आता हूँ, फास्टिंग शुगर का स्तर PP से ज़्यादा होता है। मैंने क्या बताया आपको, मैं फिर एक बार रिपीट करता हूँ, फास्टिंग शुगर का स्तर इंक्लूडिंग मेरा, अभी मैं कभी भी मेरा फास्टिंग शुगर चेक करता हूँ तो वो मेरा 101, 105, 107 ऐसे रहता है, और पोस्ट प्राइंडियल या फिर रैंडम शुगर 97, 98, 100 होता है। हमें क्या बताया गया है कि फास्टिंग शुगर कम होना चाहिए और PP शुगर उससे ज़्यादा होना चाहिए। काफ़ी सारे पेशेंट जो सुबह जल्दी उठते हैं, उनका सुबह ऑफिस का काम होता है, लाइक मुंबई में भी काफ़ी सारे लोगों को 7:30 बजे 7 बजे ऑफिस को पहुंचना होता है। उनको सुबह उठना ही 4-5 बजे है, फिर पूरा सब तैयार होके तैयारी करके फिर वो लोकल से जाना है और भागदौड़ करके फिर ऑफिस पहुंचते हैं। हाँ, तो सुबह उठने के बाद अगर मेरा बॉडी में एनर्जी चाहिए तो इन लोगों में हमेशा फास्टिंग शुगर के स्तर या फिर फास्टिंग शुगर के लेवल हायर आते हैं। इसको डॉन फिनोमिनॉन, डॉन मतलब वो अमिताभ बच्चन वाला डॉन नहीं, इसको ये अलग डॉन है, DAWN, मतलब सुबह के समय शुगर ज़्यादा बढ़ना। और ये काफ़ी सारे लोगों में देखा गया है, डायबिटिक पेशेंट्स में भी ये कॉमन है। और इन लोगों में अगर मैंने जोर ज़बरदस्ती करके गोलियों का या फिर इंसुलिन का या फिर मेडिसिन का डोज बढ़ा के अगर उनकी शुगर कम करने की कोशिश की तो शुगर कम हो जाती है, लेकिन उनका पूरा दिन उनको डल फीलिंग लगता है, क्योंकि बॉडी ने वो अरेंजमेंट उनके लिए करके रखी है। तो ये हमें थोड़ा समझना बहुत जरूरी है कि अकॉर्डिंग टू दैट उनका सर्कैडियन रिदम हम कैसे कर सकते हैं, उनका स्लीप साइकिल ठीक कर सकते हैं क्या, रात का खाना हम थोड़ा उनका जल्दी लेके आ सकते हैं क्या, और उनका जो शुगर का थोड़ा बहुत स्तर बढ़ा हुआ है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्या, ये उनको बताना, ये सिखाना डॉक्टर की जिम्मेदारी है। इंस्टेड ऑफ दैट मैं बस पैरामीटर देख रहा हूँ, आपका फास्टिंग बढ़ रहा है दवाइयों का डोज बढ़ा रहा हूँ, फास्टिंग बढ़ रहा है दवाई का डोज बढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पेशेंट को रेजिस्टेंट बना रहा हूँ दवाइयों के लिए और उसको
और ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ। सो बीइंग अ डॉक्टर मुझे ये सारी चीज़ों का भी ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे डॉक्टर्स भी मेरा ये सेशन अभी देख रहे होंगे। मैं किसी भी डॉक्टर या फिर किसी पैथी या किसी लैबोरेटरी के खिलाफ नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को ऐसा लगेगा कि ये डॉक्टर कुछ ज़्यादा ही बात कर रहा है, राइट, बहुत ज़्यादा ही। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमें टेक्नोलॉजी का स्मार्ट यूसेज करना आना चाहिए। डायग्नोस्टिक ये हमारे पूरे थेरेपी का एक पार्ट है, वही पार्ट नहीं है। जैसे हम बोलते हैं ना कि शादी से पहले वो क्या करते हैं, वो कुंडली बोलते हैं, गुण मिलन होता है ना, तो उसमें अगर वो 36 गुण मिलन होते हैं तो आप ऐसे गारंटी के साथ कह सकते हो क्या कि इनका अच्छा ही शादी होगा, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा? लाइक उसमें भी कुछ भी हो सकता है, तो प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और अगर किसी का समझो लव मैरिज है और उसका 10 या 12 ही ये होता है, तो आप कह सकते हो कि नहीं इनका तो नहीं जमेगा, इनको तो अनबन होगी। सो हम गारंटी के साथ नहीं कह सकते। फिर भी हम कुंडली देखते हैं, फिर भी हम गुण मिलन करते हैं, तो हमें उससे एक क्लैरिटी आ जाती है, एक पाथ मिल जाता है कि ओके ये कैसे आगे चल रहा है। सो जैसे शादी से पहले कुंडली देखने का काम है ना, और जितना इम्पोर्टेंस उसको देना चाहिए, उतना ही इम्पोर्टेंस मुझे लगता है ये डायग्नोस्टिक टेस्ट को भी डायबिटीज और डिसऑर्डर मैनेजमेंट में देना चाहिए। उसी के हिसाब से मैंने लड़का लड़की बिल्कुल कुछ नहीं देखे, बैकग्राउंड कुछ नहीं देखा, बस कुंडली देखी और आगे चले गए, तो कैसा होगा, राइट? उसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम होगा फिर। तो मैं बस लेबोरेटरी की तरफ देख रहा हूँ और मैंने काफ़ी सारे पेशेंट्स का ये हाल देखा है। 20-20 साल, 10-10 साल, 15-15 साल वो डॉक्टर को पेशेंट के बारे में पता नहीं होता है कि पेशेंट कहाँ से आया, क्या है, और पेशेंट को भी डॉक्टर को पूछने का ज़्यादा ये नहीं लेते, एफर्ट्स नहीं लेते, हिम्मत नहीं देते, एफर्ट्स नहीं लेते हैं। और चल रहा है दोनों का भी, वो भी दवाइयों के डोसेज चेंज कर रहे हैं, ये भी हर महीने जाते हैं, शुगर चेक करते हैं, अरे आगे मेरा क्या बढ़ रहा है, मेरी इंप्रूवमेंट हो रही है या फिर मैं उस जगह पे हूँ या फिर मेरी कंडीशन वर्सनिंग में जा रही है। इसके लिए हमें ये डायग्नोस्टिक का सही में इस्तेमाल होना चाहिए। अच्छा, और एक आखिरी सवाल जो कि मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है और उतना ही गंभीर भी है, जितना डायबिटीज़ की डायग्नोसिस में, मतलब अर्लियर स्टेजेस में डायग्नोसिस इम्पॉर्टेंट होता है, क्या उतना ही इम्पॉर्टेंट रिवर्सल के जर्नी पे भी होता है ये डायग्नोस्टिक? ये तो बहुत इंटरेस्टिंग है। मतलब डायबिटिक रिवर्सल के ऊपर मैं अभी 12-15 साल से काम कर रहा हूँ। मतलब शुरुआत जब डायबिटिक रिवर्सल की थी तो उस टाइम कोई क्राइटेरिया नहीं था। लाइक मतलब कौन से क्राइटेरिया के लिए डायबिटिक रिवर्सल बोलना है, दवाइयाँ बंद हो गई उसको बोलना है, फास्टिंग नॉर्मल आया तो बोलना है, HbA1c 6 के नीचे आ गया बोलना है, या सबको बोलना है। लेकिन ये कन्फ्यूजन अभी थैंक्स टू रिसर्च ऑफ दिस डॉक्टर रॉय टेलर, उनको मैं मतलब दिल से थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि उन्होंने सबसे पहले जो दुनिया को दिखा दिया कि डायबिटिक रिवर्सल क्या होता है और डायबिटिक रिवर्सल कैसे किसको कहना है। कब तक तकरीबन 4000 से ज़्यादा लोगों के ऊपर उन्होंने स्टडी किया 5 साल तक। ऐसे लोगों के ऊपर उन्होंने स्टडी किया पूरे वर्ल्ड में से जिन लोगों का ऑलरेडी डायबिटिक रिवर्सल हुआ था, जिनके दवाइयाँ बंद थे, उनका 1-2 साल नहीं आगे 5 साल तक उन्होंने स्टडी किया। और वो स्टडी उन्होंने अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन को पब्लिश किया। और 2021 में फर्स्ट टाइम अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने उसको वर्ड दिया डायबिटिक रिमिशन। उन्होंने रिवर्सल नहीं बोला, उसको रिमिशन मतलब वो स्लीपिंग मोड में चला गया है। क्यूर ये वर्ड अभी तक एक्सेप्टेड नहीं है। तो उन्होंने कहा कि अगर कोई भी डायबिटिक का बंदा अगर उसका HbA1c 6.5 के नीचे रख सकता है ओनली ऑन डाइटरी एंड लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, if any patient can maintain it for medication, हाँ without any medication, without any chemical pill या फिर without any medication, अगर उसका HbA1c वो below 6.5 कम से कम 6 महीने तक अगर रख सकता है तो उसका डायबिटिक रिमिशन में चला गया, ओनली ऑन लाइफस्टाइल चेंजेस। 6.5 के नीचे कितना भी आने दो, फिर 5.5 तक आने दो, 5.7 तक आने दो। अगर 1 साल तक उसने मेंटेन किया फॉर 1 ईयर, देन इट इज कॉल्ड एज पार्शियल रिमिशन। 0 to 1 ईयर्स मेंटेन किया तो 1 से 3 साल तक उन्होंने मेंटेन किया किसी पेशेंट ने ये चीज़ें, तो उसका वो उन्होंने बोला है कंप्लीट रिमिशन। और 3 साल, 4 साल, 5 साल या फिर उससे ज़्यादा अगर वो मेंटेन कर पाता है तो उसका रिवर्सल हो गया, फिर वो रिवर्सल के क्राइटेरिया में आ सकता है। लेकिन क्यूर ए वर्ड अभी तक उन्होंने इसका इस्तेमाल नहीं किया है। और ये साइमल्टेनियसली ये 2021 में अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन ने उसको ये किया। साइमल्टेनियसली इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने भी एशियन पॉपुलेशन में और इंडिया में स्टडी कंडक्ट किया था, कुछ 3,500 लोगों में स्टडी किया, तो उन्होंने भी यही क्राइटेरिया सेट किया है, पार्शियल रिमिशन, कंप्लीट रिमिशन एंड कंप्लीट रिवर्सल, राइट। सो आपको इसमें ध्यान क्या रखना है कि
किसी पेशेंट का डायबिटीज ठीक हुआ, इसके लिए HbA1c ये तो एक पैरामीटर है, और उसका दूसरा जो पैरामीटर है जो डायग्नोस्टिक इनिशियल डायग्नोस्टिक के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वी कॉल्ड इट एज अ ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। तो दवा बंद करने के 1 महीने के बाद पूरा उसका एलोपैथी दवा बंद है, उसका HbA1c 6 के नीचे आना चाहिए, फास्टिंग पीपी भी नॉर्मल होना चाहिए, ही हैज टू फॉलो ऑल द लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस, ऑल द लाइफस्टाइल चेंजेस व्हाट वी सजेस्ट। और अगर वो 75 ग्राम ग्लूकोज का पानी पी के अगर उसने 150 के नीचे उसका शुगर मेंटेन किया तो वो रिकवरी तक पहुंच गया। तो ये रिवर्सल का पहला टेस्ट है। आज की तारीख में डायबिटिक रिवर्सल करना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आप इंटरवेंशन के साथ प्रॉपर फॉलोअप करते हो तो ये पॉसिबल होता है। सस्टेन करना ये डायबिटिक रिवर्सल में सबसे बड़ी ये होती है। तो आपको मैं हमेशा ये बताता हूँ कि डायबिटिक रिवर्सल भी आपका हो गया, आपका डायबिटीज़ ठीक हो गया, तो आपको मॉनिटरिंग नहीं छोड़ना है, आपको मॉनिटरिंग करते रहना है कि मैं ट्रैक पे हूँ, मैं प्रोग्रेस में हूँ। जैसे आप गाड़ी का लाइसेंस एवरी कुछ इसके बाद रिन्यू करते हो, तो एवरी आपके बर्थडे में आपको GTT करनी है। हर रोज शुगर मत चेक करना, 3 महीने में 1 आध बार कर सकते हो फास्टिंग पीपी, 6 महीने में 1 आध बार आप HbA1c कर सकते हो। और मैंने जो रिवर्सल अचीव किया है, मैंने जो रिमिशन अचीव किया है, उसको आप चेक करते रहो। तो मैं हमेशा ये बताता हूँ DFF के हमारे पेशेंट जो ठीक हो गए, जिनको हम पेशेंट नहीं बोलते फिर विक्टर बोलते हैं, राइट, तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ठीक है आपका डायबिटीज हुआ, तो हम भी चाहते हैं कि आपका डायबिटीज में आप ठीक ही रहे, लेकिन आप साल में 1 बार तो आप दर्शन देते रहो, राइट, आप मॉनिटर करते रहो, ना कि लाइक आपका डायबिटीज बढ़ा है और मैं कब दवा दूँ, इसके लिए नहीं। आपको हमें भी खुशी होगी कि आपने आपका डायबिटिक रिवर्सल मेंटेन किया है। तो आई थिंक GTT नॉर्मल आना, आपका HbA1c 6.5 के नीचे विदाउट मेडिसिन मेंटेन करना और लाइफस्टाइल इंटरवेंशंस आपके कंटिन्यू रखना, ये आई थिंक डायबिटिक रिवर्सल का या फिर डायबिटिक रिमिशन का क्राइटेरिया हो सकता है डायग्नोस्टिक के लिए। तो आपने देखा कि जितना इम्पोर्टेंस डायग्नोस्टिक टेस्ट का डायबिटीज़ के डिटेक्शन के लिए है, यानी शुरुआती तौर पे प्राथमिक स्थिति में होना चाहिए, उतना ही महत्व इसका डायबिटीज़ की रिवर्सल जर्नी आप शुरू कर देते हैं उसमें भी ये डायग्नोस्टिक टेस्ट का उतना ही महत्व है। और ये सब तभी हो पाएगा जब आपकी दिल से इच्छा हो कि आप डायबिटीज़ से बाहर आ सकते हैं या फिर धीरे धीरे उस पर मात कर सकते हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड भी, ये पॉडकास्ट भी पसंद आया होगा। डॉक्टर भागेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। थैंक यू। तो मैं आशा करती हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड, ये पॉडकास्ट बहुत अच्छा लगा होगा, और आपके दिल में और कोई सवाल हो डायबिटीज़ से जुड़े, कोई शंका कुशंका आए हो, तो ज़रूर हमें लिख दीजिए। कमेंट सेक्शन में आप अपनी डाउट्स पूछ सकते हैं और हम कोशिश करेंगे कि हमारे आने वाले एपिसोड में हम आपकी शंकाओं का निरसन कर सके और अच्छे टॉपिक्स, डायबिटीज़ से रिलेटेड जो कुछ टॉपिक्स है वो आपके सामने ला सके। और एक बात फिर से याद दिला दूँ कि हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और एक बात बता दूं कि आपका बहुत सारा प्यार कमेंट्स के रूप में हमें मिल रहा है, तो ऐसे ही आपका प्यार हमें मिलते रहे, ये आशा करती हूँ। नमस्ते।